बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान पर है। तो इसमें जो है वो मैं आपसे जो है वो पाकिस्तान की बाउंड्री की डिटेल डिस्कस करूँगा। उसके अलावा इस बाउंड्री की जो इम्पोर्टेंस है दुनिया में, तो इसको थ्रेट भी होंगे दुनिया में। इसको इंटरनल थ्रेट क्या है इस मुल्क को, और एक्सटर्नल थ्रेट क्या है, और उनका सलूशन क्या है। तो सबसे पहले जो है वो हम थोड़ा सा पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जिस वक्त वजूद में आया तो उस वक्त का थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को बरतानिया से आज़ाद हुआ, और इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 को बरतानिया से आज़ाद हुआ। एक दिन की जो है वो देरी के बाद। आज़ादी के बाद जो है वो हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान था, और पाकिस्तान दो विंग पर मुश्तमिल था, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली जो है वो 1971 में जो है वो हमारा ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, वो हमारे से अलहदा हो गया और जो है वो एक आज़ाद मुल्क बनकर दुनिया में सामने आया। तो ये जो बांग्लादेश अलहदा हुआ है, इस पर जो है वो मैं एक बुज़ुर्ग हैं शाह नेमतुल्लाह वलीउल्लाह, तो उनकी ना कुछ पेशीन गोइयाँ हैं जो कि तकरीबन अभी तक जितनी भी हैं वो सच साबित हुई हैं, और उनकी जो है वो 300 के करीब जो है वो अशार मिले हैं दुनिया में, और जो कि नेट पर कसरत से अवेलेबल हैं। तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के बारे में जो बातें बताई थी वो दो बातें थी। तो एक तो ये था कि 1857 में जो है वो एक शख्स ये कोशिश कर रहा था कि हम जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ादी लें। तो किसी बुज़ुर्ग ने उसको कहा कि जो है वो अभी तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी, तुम्हें 100 साल के करीब आज़ादी मिलेगी। तो वो बुज़ुर्ग जो है वो बाद में ज़िंदा रहा, तो तकरीबन 165 साल के करीब उसकी उम्र थी। तो उसने जो है वो ख्वाब उस बुज़ुर्ग की बताई हुई बात को अपनी ज़िंदगी में पूरा होते देखा, और पाकिस्तान जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ। तो जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो शाह नेमतुल्लाह वलीउल्लाह की ये भी पेशीन गोई है कि पाकिस्तान में एक जंग लगेगी जो कि 17 दिन जारी रहेगी। जो 1965 की जंग है वो हमारी 17 दिन जारी रहेगी। उसके बाद उन्होंने एक और पेशीन गोई में कहा था कि पाकिस्तान जो है वो जिस वक्त बना है, और ये जो 14 दिन की जंग है, इसके बाद जो है वो एक और जंग होगी जिसमें जो है वो पाकिस्तान दो लख्त होगा, यानी पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे, और जैसे जो है वो बांग्लादेश हमारे हाथ से चलेगा ना। अब जो है वो हम पाकिस्तान का जो है वो महल वकू, या जिसको हम जियोग्राफ़ी कहते हैं, जियोग्राफी या ज़मीन के एतबार से जो है वो पाकिस्तान किधर किधर जो है वो मीट करता है, ये किन किन मुल्कों के साथ मीट करता है। पाकिस्तान जो है वो जियोग्राफी लिहाज से जो है वो जियोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एशिया का इंतहाई अहम तरीन मुल्क है। इससे ज़्यादा अहम तरीन मुल्क जो है वो मुझे दुनिया के नक्शे में जो है वो कोई भी नज़र नहीं आया। हालांकि मिस्र जो है वो स्विस कनाल के ऊपर बैठा है, और उसके अलावा सीरिया जो है वो यूरोप का इंटरस्टेट है, लेकिन जो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मैंने नक्शे में देखी वो मुझे दुनिया के किसी मुल्क में भी नज़र नहीं आई। ये एक इस तरह अल्लाह ताला ने इसको डिज़ाइन किया है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर ना हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये उनके मुँह में हड्डी है। ये इस तरह कहते हैं ना, कबाब में हड्डी है, ये वो है। तो अब जियोग्राफी देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान के मशरिक़ में, ईस्ट में जो है वो हिंदुस्तान है, और जो हिंदुस्तान का सूबा है, जो राजस्थान जो एरिया है उनका, जो राजस्थान का एरिया और जो हमारा सिंध का एरिया, वो आपस में मीट करता है। उसके बाद जो है हमारे मगरिब में बलूचिस्तान का जो एरिया है हमारा, वो मीट करता है इधर अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, और हमारा KPK का एरिया जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ मीट करता है। और हमारी जो है वो सरहद की जो लेंथ है जो KPK के साथ मिलती है वो 2400 किलोमीटर। इसी तरह जो है वो चाइना के साथ 500 से 600 के करीब हमारी है लेंथ है। तो उसके अलावा जो है वो हमारे चाइना जो है वो हमारे नॉर्थ साइड पर जो है वो हमारे चाइना है। फिर जो है वो हमारे साउथ में, जनूब में क्या है, हमारे जनूब में बहुत बड़ा समुंदर है जिसको हम अरेबियन सी भी कहते हैं, और जो है वो गल्फ़ ऑफ ओमान भी हमारे साथ लगता है, यानी खलीजी रियासत।
ये हमारा जो है वो जोग्राफी ही था। अब पाकिस्तान की जो है वो मैं थोड़ी सी सरहदें बता देता हूँ, ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पाकिस्तान की भारत के साथ जो सरहद लगती है वो 1650 किलोमीटर की सरहद है, और मगरिब के से अफ़गानिस्तान के साथ जो सरहद लगती है वो मैंने आपको बताया 2400 किलोमीटर है, और ईरान के साथ जो लगती है वो 800 किलोमीटर है, और जो है वो चाइना के साथ है वो 600 किलोमीटर की सरहद मिलती है। ये मैं थोड़ी सी डिटेल बता दी। अब पाकिस्तान का रकबा जो है वो, पाकिस्तान एक वफाक जिसको हम जो है वो अपना कैपिटल कहते हैं, और हमारे पास 4 सूबे हैं, 4 सूबों पर मुल्क, और हमारा रकबा जो है वो 7,96,096 जो है वो मुरबा किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। और पाकिस्तान की आबादी जो है, जो हमारी आखिरी मरदमशुमारी जो हुई है वो मार्च 1998 में हुई है, लेकिन अभी जो हमारी 2017 की मरदमशुमारी है इसके जो है वो रिज़ल्ट्स अभी नहीं आए हैं, तो उसके ऊपर जो है वो अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं आपको जो है वो मार्च 1998 के मुताबिक जो है वो बता देता हूँ, आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी जो है वो 18 करोड़ थी, और हमारी जो है अफजाइश नस्ल, जो कि हमारी रिप्रोडक्शन जो है या पॉपुलेशन जो हमारी इंक्रीज़ हो रही है वो सालाना जो है वो 2.61% है, यानी जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जबकि आबादी की जो गुंजाइश है वो 164 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में 164 अफराद से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 164 के मुताबिक हमारे मुल्क में रिसोर्सेज हैं वगैरह। ये हमारे क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा अराइज़ होता है कि कहा जाता है कि पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, और यूरोप में भी जो है जी आबादी पर कंट्रोल करें। तो हमारे कुछ लोग कहते हैं जी रिस्क अल्लाह ने देना है तो इस पर नहीं है, कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और जो है वो मौलवी भी जो है इस तरह के मुल्लाज लोग इस तरह के डिफरेंट फतवास देते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो एक हज़रत अली की एक मिसाल देता हूँ, जिनको जो है वो इल्म का कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। तो हज़रत अली की जो है वो स्ट्रेटजिकल थिंकिंग और इल्मी सतह बहुत ज़्यादा बुलंद है। तो एक दफ़ा जो है वो इस तरह हुआ कि एक औरत थी, उसका जो है वो बच्चा 6 महीने में पैदा हुआ। तो उसका जो है वो शौहर जिस वक़्त फ़ौज से वापस लौटा तो उसने कहा कि ये जो है वो मेरा नहीं बच्चा है। उसने उस पर जो है वो बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया, ठीक है जी, इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स का इल्ज़ाम लगाया। तो वो हज़रत जो है वो उमर फ़ारूक की अदालत में चले गया। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने जो है वो इस पर फतवा दे दिया कि जो है वो इस औरत को जो है वो कत्ल कर दिया जाए और संसार कर दिया जाए, क्योंकि इस्लाम में इसकी सज़ा जो है वो संसार है, बदकारी की सज़ा जो है वो संसार है, इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स की। तो हज़रत अली वहाँ से गुज़र रहे थे, तो हज़रत अली ने जो है वो पूछा क्या मामला हुआ। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने जिस वक्त मामला सुनाया तो उन्होंने जो है वो मामला सुना, तो उन्होंने कहा कि हज़रत अली ने कहा कि क्या उमर क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि कुरान ने जो है वो इस तरह डिज़ाइन किया है सिस्टम को, जो अगर बच्चा जो है वो 9 महीने में पैदा होता है तो माएँ उसको 21 महीने दूध पिलाएंगी, ठीक है जी। अगर बच्चा जो है वो 6 महीने में हज़रत अली ने कहा पैदा होता है, जो उन्होंने कुरान से कैलकुलेशन निकाल के दी, तो माएँ उसको जो है वो कुरान के मुताबिक 24 महीने दूध पिलाएंगी। टोटल दूध पिलाने का दौरानिया जो है वो 21 महीने भी है, 24 महीने भी है। अगर मिनिमम जो है वो अगर बच्चा 6 महीने में पैदा हुआ तो वो 24 महीने, यानी टोटल जो है वो उन्होंने 2.5 साल का अरसा पूरा करना है, यानी 30 महीने जो है वो अल्लाह ने जो है वो दिए हैं। तो ये उन्होंने जो है वो पहली दफ़ा ये कैलकुलेशन करके दी है कि अगर जो है वो बच्चा 9 महीने में है तो 21 महीने माएँ दूध पिलाएं, अगर जो है वो 6 महीने में तो है जो है वो 24 महीने। यानी इससे ये साबित हुआ कि मिनिमम प्रेगनेंसी जो है वो 6 महीने है और मैक्सिमम जो है वो 9 महीने है। तो इससे जो पॉइंट अख़ज़ होता है वो ये है कि इसमें जो है वो 2.5 साल का अरसा है। तो 2.5 साल के दौरान जो है वो माएँ बच्चों को दूध तसल्ली से पिलाएं, ठीक है जी, और बच्चे जो है वो सही तरह परवरिश पाते हैं। तो जब इतना अरसा, इतना गैप मिल जाएगा तो बच्चे कम होंगे, उससे जो है वो मुल्की रिसोर्सेज पर जो है वो बोझ नहीं पड़ेगा और किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम नहीं होंगे। जिस लिहाज से जो है वो कायनात डिज़ाइन हुई है, जितने लोगों के लिए उतने ही लोग दुनिया में आएंगे, उससे बढ़कर नहीं आएंगे।
तो ये एक हज़रत अली का है। तो जो रिसर्चर हैं, जो इस्लामिक जदीद किस्म के रिसर्चर हैं, जो कि इजमा और इज्तिहाद को गुंजाइश देते हैं, जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट नहीं है, वो कहते हैं कि आबादी को या इस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जिससे जो है वो ऐसा ख़दशा हो, माँ बाप को ऐसा ख़दशा हो कि मैं औलाद को हलाल रिस्क नहीं खिला सकता। ये भी तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, कि अगर मैं औलाद को हलाल रिस्क नहीं खिला सकता तो वो इससे रुक जाए। इसी तरह के और भी मसाइल हैं। तो जो है वो अगर हम पॉपुलेशन को इस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि हमारी इकॉनमी पर बोझ ना बने, हमारे मुल्क में स्टैंडर्ड के लोग आएँ, ठीक है जी, हमारी चाइल्ड लेबर बंद हो, ये चीज़ें हैं। अब हम पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस की तरफ चलते हैं। तो पाकिस्तान की पहली इम्पोर्टेंस ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ का हार्ट है। वो हार्ट इसलिए है कि एक तो पाकिस्तान को क़ल्ब इस्लाम का हार्ट इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के मशरिक़ में जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे इस्लामी मुल्क वाक़ हैं, और पाकिस्तान के मगरिब में फिर अफ़गानिस्तान है, ईरान है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, आज़ाद मुस्लिम सेंट्रल एशियन स्टेट्स। उसके अलावा जो है फिर मगरबी एशिया, शुमाली अफ्रीका, बहरी ओकियानूस का जो मशरक़ी साहिल है, उसके साथ ओमान वगैरह ये मुल्क शामिल हैं। दूसरी हमारी इम्पोर्टेंस ये है कि पाकिस्तान पहली इस्लामी ताकत है, कि क्योंकि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जो है वो एक के बाद एक जो है वो 6 धमाके किए और दुनिया की पाकिस्तान 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बना। तो किसी भी मुल्क को एटॉमिक पावर बनने के लिए जो है वो 6 धमाके लाजमी करने पड़ते हैं, जिससे वो एटॉमिक पावर बनता है। और इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने बग़ैर 6 एटमी धमाके किए जो है वो एटॉमिक पावर बन गया है। तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की मैन पावर, तो पाकिस्तान की अहमियत इसलिए भी है कि पाकिस्तान के लाखों हुनरमंद अफराद जो है इस्लामी ममालिक और यूरोपीय ममालिक की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत को दुनिया में सबसे बेहतर और आला समझा जाता है। वो इसलिए कि पाकिस्तानी अफराद मेहनती, ज़हीन और हुनरमंद लोग हैं। तो उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान बड़ी ताकतों के दरमियान में है। बड़ी ताकतें कौन सी हैं? अब इस वक्त पाकिस्तान के दरमियान जो है वो 2 बड़ी ताकतें हैं, एक रूस, दूसरा चाइना। चाइना जो है वो हमारे पास शुमाल वाली साइड से लगता है, और रूस जो है वो जिस वक्त रूस 1991 में टूटा नहीं था, उससे पहले तो पाकिस्तान में के मगरिब में रूस और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो 20 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी हायल थी, जिसको हम दा खान कहते थे। तो इस मखसूस महल वक़ू की वजह से पाकिस्तान को ये मुनफरद एजाज़ हासिल है कि वो 3 बड़े मुल्क रूस, चीन और अब जो है वो भारत भी दुनिया में जो है वो राइजिंग पावर बन के सामने आ रहा है। दुनिया में जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ बन के सामने आ रहा है, जो कि दुनिया में एक अपना रोल अदा करने जा रही है रियासत, जिसको हम ब्रिक्स जो कंट्रीज़ का है, जिसको हम ब्राज़ील, रशिया, इंडिया जो है वो चाइना और साउथ अफ्रीका, और ये ममालिक में इंडिया भी शामिल है। अब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बंदरगाहें दी हुई हैं। अब अफ़गानिस्तान हमारे साथ का मुल्क है, वो लैंड लॉक कंट्री है, उसके साथ कोई जो है वो पोर्ट नहीं लगती। तो अल्लाह ताला ने हमें ये भी जो है वो एक अहम चीज़ से नवाजा है कि पाकिस्तान में कराची में जो हमारी बंदरगाहें हैं, ये पोर्ट कासिम की बंदरगाह है, और उसके अलावा जो है वो सबसे बढ़ कर हमारे पास जो है वो गवादर पोर्ट है। तो गवादर पोर्ट जो है वो उसके बारे में यहाँ तक लोगों ने कहा है कि दुनिया का जो कैश का फ़्लो है वो 70% जो कैश का फ़्लो है वो पाकिस्तान से होकर जाएगा, और यहाँ के लोग इतने खुशहाल हो जाएंगे। वो अक्सर जो है वो टीवी पर कहा जाता है कि इतने लोगों के पास डॉलर हो गए कि हमारे जो है वो बच्चे, हमारी कौम के जो है बच्चे, वो जो है वो नाक भी डॉलर से साफ़ करेंगे, इतना जो है वो हमारे मुल्क में डॉलर होगा। आज जो लोग जो है वो सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि इसके पास गाड़ी है, अगर टोयोटा गाड़ी है तो मैंने उससे बढ़ कर लेनी है, तो इतना पैसा होगा कि वो जो है वो लोग आपस में कंपैरिजन करेंगे कि इसके पास जो है वो 10 सीटर जहाज़ है तो मैंने 12 सीटर जहाज़ लेना है, तो ये आलम होगा। तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के कुदरती वसाइल, ये भी हमारी जो है वो जियोग्राफी में आते हैं, हमारे रकबे में आते हैं। अब कुदरती वसाइल क्या होते हैं? कुदरती वसाइल जो है वो होते हैं जो कुदरती तौर पर किसी मुल्क की जो है वो दस्तरस में हो। उसमें जो है वो मादनियात भी आ जाती हैं, ज़राअत भी हैं, गैस भी है, पानी भी है, जंगलात वगैरह शामिल हैं। तो अच्छा, मैं एक मिसाल यहाँ पर रूस की देता हूँ। रूस की तरक्की का राज अपने कुदरती वसाइल को जो है वो
बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे कि अब चीन और रूस के गैस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इसके अलावा जो मगरबी ममालिक है उन्होंने भी अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में खड़े हो गए हैं। अब हमारे जो है वो मादनियात, हमारे मिनरल्स बेशुमार हैं हमारे। उसके अलावा हमारी ज़राअत जो है वो दुनिया में हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। हमारी कॉटन बाहर जाती है, हमारी गंदम बाहर जाती है, अफ़गानिस्तान में गंदम जाती है, ईरान में हमारी गंदम जाती है, हमारी कॉटन जो है वो जापान में और दुनिया के दूसरे जो है वो डेवलप कंट्रीज़ में जाती है। उसके अलावा हमारे आम हैं, हमारे ऑरेंजेस हैं, ये जो है वो दुनिया के दूसरे ममालिक में जाते हैं और हाईली पसंद किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास गैस के बहुत बड़े ज़ख़ायर है बलूचिस्तान में, तेल के बड़े ज़ख़ायर है हमारे पास। उसके अलावा पानी हमारे पास बहुत सूरतों में है। हमारे पास दरिया की सूरत में है, सब सॉइल की सूरत में है, ग्लेशियर की सूरत में पानी है। हमारे पास मानसून रेनी सीजन्स की है। फिर हमारे पास जंगलात हैं, सारे नॉर्दर्न एरियाज़ जो है वो हमारे जंगलात से ढके हुए हैं। फिर जो है वो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस 9/11 के हवाले से पाकिस्तान की क्या इम्पोर्टेंस है। आखिर पाकिस्तान का जोग्राफ़ी ऐसा है तो पाकिस्तान की 9/11 के हवाले से ये जो 11 सितंबर का वाक़या हुआ है 2001 में अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दहशतगर्दी हुई थी, तो अफ़गानिस्तान जो था वो इन्होंने पास चूज़ किया कि जो है वो टेररिस्ट या अलकायदा के लोग यहाँ पर हैं। अब उसको रास्ता जो है वो कोई नहीं लगता था। ईरान तो रास्ता दे नहीं रहा था क्योंकि ईरान का जो है वो उनके साथ वो नहीं है। फिर उसके बाद ईरान के साथ और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर लगता है वो कोई पोर्ट नहीं है, साथ उसके पोर्ट वाला सिस्टम नहीं है, लैंड रूट है। तो पाकिस्तान के साथ जो है वो यहाँ से सामान हमारे पास कराची पोर्ट पे आता है और कराची पोर्ट से जो है वो होता हुआ अफ़गानिस्तान जो है वो बाय रोड जाता है। तो पाकिस्तान की ये भी जो है वो अहमियत है। ये तो पाकिस्तान की अहमियत होगी। अब पाकिस्तान इतनी अहमियत वाला मुल्क है तो ये कैसे मुमकिन है कि ये दुनिया के जो है वो दुनिया को चुभता ना हो ये मुल्क, ये दुनिया की जो है वो इसके रिसोर्सेज पर नज़र ना। दुनिया में रिसोर्सेज की ही जंग है, दुनिया में किसी चीज़ की जंग नहीं है। तो पाकिस्तान में इतने रिसोर्सेज हैं तो इसको जो है वो थ्रेट किस किस्म के हैं। इसको दो किस्म के थ्रेट हैं, एक इसको इंटरनल थ्रेट है और दूसरा इसको एक्सटर्नल थ्रेट है। इंटरनल थ्रेट पाकिस्तान को क्या है, अंदरूनी ख़तरात। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इंडिया के एक एक्स ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने एक किताब लिखी अनटोल्ड पार्टीशन स्टोरी ऑफ इंडो पाक, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो कहानी नई लोगों को बताई जाती है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि 1945 में बरतानिया ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो पाकिस्तान और इंडिया को अलहदा कर देंगे, दो मुल्क बनाएंगे। लेकिन वो कहते थे कि हमने पाकिस्तान से जो है वो दो बदले लिए हैं, या पाकिस्तान को जो है वो दो ऐसे इशू दिए हैं जो कि पाकिस्तान को तोड़ देंगे और जो कि इस तरह तोड़ेंगे कि हम उसके हर सूबे पर अलग-अलग कब्ज़े कर सकेंगे। अब वो दो इशू कौन से थे? एक तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को एथनिक 5 मल्टीपल एथनिक ग्रुप दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा, हम पाकिस्तान को आर्टिफिशियल पॉलिटिकल सिस्टम दे रहे हैं। अब एथनिक इशू हमारे पास मल्टीपल एथनिक कौन से हैं? अब हमारे पास 5 मल्टीपल एथनिक थे जिसमें से अब 4 हैं। एक हमारे पास जो है वो बांग्लादेश था, फिर पंजाबी है, बंगाली है, बांग्लादेश थे, बंगाली थे, पंजाबी थे, सिंधी थे, बलोची थे, ठीक है जी, और पठान थे। अब जो है वो बांग्लादेश ने बंगाली की मूवमेंट चलाई, वो अलहदा हो गया। अब बलूचिस्तान में जो है वो सेपरेटिज़म ऑफ बलूचिस्तान की मूवमेंट चल रही है, वो अलहदा होने से हो रहे हैं। कराची वाले जो है वो सिंध वाले एक आज़ाद सिंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ग्रेटर सिंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उन्होंने एक आर्टिफिशियल जो है वो सिस्टम पैदा किया। एक में वो कामयाब हो गए हैं, बाकी 4 के लिए कोशिश उनकी जारी है। तो दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल पॉलिटिकल सिस्टम जो दिया, हमारे पास पाकिस्तान जिस वक्त बना, हमारे पास कोई जो है वो एक मैच्योर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। हमने जो है वो अपना मुल्क चलाने के लिए 1935 के एक्ट को लिया, फिर हमारी कोई मैच्योर पार्टी सिस्टम नहीं था। तब से लेकर अब तक हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ना डेवलप हो सका, ना कोई हमारी पार्टी सही तरह से डेवलप हो सकी मुल्क के फ़ायदे के लिए। तो ये जो है वो 2 सिस्टम उन्होंने दिए। एक तो हमें ये थ्रेट है, एक आर्टिफिशियल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, दूसरा एथनिकल। तीसरा जो है वो हमारे मुल्क में इस वक्त जो इंटरनल थ्रेट है वो है सेक्टेरियन इशू, शिया और सुन्नी का फसाद।
दोनों ही को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, दोनों ही एक दूसरे को जो है वो बुरा भला कहने में लगे हुए हैं, जिससे जो है वो हमारा मुल्क कमज़ोर हो रहा है। तीसरा सेपरेटिज़म, अलहदगी की तहरीकें, जैसे मैंने आपको जो है वो बताया बलूचिस्तान की अलहदगी की तहरीक, ये भी पाकिस्तान को एक थ्रेट है। चौथा थ्रेट पाकिस्तान को जो इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, वो है टेररिज्म। हमारा जो है वो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम होने की वजह से जो है वो एक तो हमारे लोग जो है वो ओपन माइंडेड नहीं हैं, या वो किसी चीज़ को गुंजाइश नहीं देते हैं, जिसको इस्लामियात में कहते हैं, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो वो इजमा या इज्तिहाद को गुंजाइश नहीं देते हैं, अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको ले तो वो जो है गुंजाइश नहीं देते हैं, लिबरल किस्म को, थोड़ा सी तंग नज़री के वो लोग होते हैं, तो वो जिससे जो है वो इस तरह के धमाके करते हैं या इस किस्म के मसाइल पैदा करते हैं मुल्क में। तीसरा जो है वो टेररिज्म जो है वो अनसोशल जस्टिस से होता है, जिस वक्त लोगों को इंसाफ नहीं मिलता उससे भी होता है। ये हमें भी हमारे मुल्क में इसका पार्ट बनता है, जिसका लिंक है इससे। फिर अब हम एक्सटर्नल थ्रेट को देखते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट हमारे साथ क्या कर रहा है। एक्सटर्नल थ्रेट में हमारे साथ एक हमारा दो मुल्क में भी एक अहम मुल्क है, वो है इंडिया। अब इंडिया के क्या ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को एक्सटर्नली जो है वो थ्रेट देने की। एक तो वो पाकिस्तान को आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, रीजनल और इंटरनेशनली। रीजनल कैसे आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, और वो इसमें बहुत हद तक कामयाब हो गया। पाकिस्तान के मशरक़ में भारत है, हमारे उससे भी ताल्लुकात अच्छे नहीं। पाकिस्तान में मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान, हमारे वहाँ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं। अब उसके साथ जो है वो गल्फ़ ऑफ ओमान या जो ये गल्फ़ स्टेट्स लगती हैं, जबकि ग्वादर पोर्ट बनी है, इनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और इवन के $70 बिलियन जो है वो दुबई ने इंडिया को दिया कि वो पाकिस्तान को जो है वो डिस्टेबलाइज़ करे। ये इट इज़ ऑन रिकॉर्ड है ये। उसके अलावा जो है वो इंटरनेशनली भी हमें आइसोलेट कर रहा है। इंटरनेशनली आइसोलेट कैसे कर रहा है? इंटरनेशनली आइसोलेट इस तरह कर रहा है कि हमारे अगर ईरान से ताल्लुकात अच्छे हैं तो सऊदी अरब से हमारे ख़राब हुए हैं। फिर दुनिया के जो है वो दूसरे मुल्कों में हमारा इमेज अच्छा पेश नहीं हो रहा है, ठीक है जी। और फिर जो है वो इकोनॉमिकली हमें स्टिंगुलेट कर रहा है। ये टेररिज्म हमारे मुल्क में प्रमोट कर रहा है, सेपरेटिज्म प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ये सेक्टेरियन को ये प्रमोट कर रहा है। तो उससे जो है वो लोग हमारे मुल्क में इकोनॉमिकली इन्वेस्ट नहीं करते, हमारे मुल्क में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आते। फिर हमारी मिलिट्री को इसने जगह जगह इंगेज करवा दिया है, अपने साथ किया हुआ है, अफ़गानिस्तान के साथ इसने इंगेज करवाया। फिर हमारे मुल्क में टेररिज्म में प्रमोट करना, जहाँ पर हमारे मुल्क की आर्मी जो है वो जाती है ऑपरेशन करने, वहीं जो है वो हमारी आर्मी उस इलाके में इंगेज है। तो इस तरह इंगेज कर रहे हैं ताकि हमारी मिलिट्री को भी डिस्टेबलाइज़ किया जाए। फिर हमारे मुल्क को ये डीन्यूक्लियराइज़ करने लगे हैं ताकि कोई दुनिया में इस्लामी मुल्क जो है वो ना रहे। एटॉमिक पावर और तमाम इस्लामी ममालिक पर जो है वो कब्ज़े किए जाए, उनके ग्लोबल ट्रेडिंग रूट छीने जाएँ और जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज छीने जाएँ। उसके अलावा ये है, ये ग्वादर में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, ठीक है जी। और उसके लिए कौन इसका आलाकार कौन बना हुआ है? वो अफ़गानिस्तान इसकी मदद कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है इसके लिए? इंडिया में इसराइल भी कर रहा है और यूएसए भी कर रहा है। ये एक नेक्सस बना हुआ है 3 मुल्कों का, इंडिया, इसराइल, यूएसए। उसके अलावा यूएसए हमारे ख़िलाफ़ क्या कर रहा है? क्योंकि हमारा रीजन ऐसी जगह पर है कि दुनिया के 2 मुल्क जो कि दुनिया में मल्टीपोलरिटी में सामने आ रहे हैं, जो अमेरिका की पावर को डिवाइड कर रहे हैं, वो चाइना और रशिया। अब उन 2 को जो है वो कंटेनमेंट या घेरने के लिए जो है वो अमेरिका पॉलिसी बना रहा है। तो पाकिस्तान का वो यूज़ कर रहा है इसमें, ठीक है जी, रशिया को कंटेनमेंट करने के लिए और चाइना को कंटेनमेंट करने के लिए। तो इसमें जो है वो अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ इन 2 मुल्कों में लगा हुआ है। उसके बाद जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ भी हमारे जो है वो ख़िलाफ़ क्या कर रही हैं, कुछ इस्लामिक कंट्रीज़। अगर हम जो है वो सऊदी अरब का साथ देते हैं तो अमेरिका खुश होता है और ईरान हमारे से नाराज़ होता है। अगर हम ईरान का साथ देते हैं तो सऊदी अरब नाराज़ होता है और अमेरिका भी नाराज़ होता है। तो ये जिसकी वजह से जो है वो हमारे लिए इशू है। तो हमारे मुल्क के जो लोग मैन पावर के वहाँ गए हुए हैं तो फिर वो वापस आते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमारे मुल्क की जो है वो स्टेबिलिटी ख़तरे में पड़ती है, वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ख़तरे में पड़ती है। तो ये था। अब हमने इससे निकलना कैसे है? इससे निकलने का तरीका ये है कि पहले तो एक बड़ा मशहूर बात यह है कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बने और जो है वो पाकिस्तानी चीज़ें ख़रीदें, और दूसरा जो है वो काम करें जिसमें हमारे पूरी कौम का फ़ायदा हो, हमारे नेशनल इंटरेस्ट का फ़ायदा हो।
अब जो है ये जो दो मुल्क मैंने बताया कि आपको जो है वो दुनिया में यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी में आ रहे हैं। एक बात कही जाती है कि हमेशा तमाम अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर बास्केट गिर जाए तो वो तमाम अंडे जो हैं वो सब टूट जाएंगे। हमारी ज़रूरत दुनिया के दूसरे ममालिक से या फ़ॉरेन रिलेशन कायम करके किन किन चीज़ों की है? हमें एक इकॉनमी चाहिए, हमें जो है वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है जी। तीसरा, हमें रिसोर्सेज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। हम ये तीनों चीज़ें ही अमेरिका से लेते थे। अब अल्लाह की रहमत से जो है वो ये तीन चीज़ें डिवाइड हो गई हैं। हमें जो है वो इकॉनमी के लिए चाइना से की तरफ मूव करना चाहिए और डिफेंस के लिए जो है वो रूस की तरफ मूव करना चाहिए। चाइना अमेरिका के इकॉनमी में हम पल्ला है बिल्कुल बराबर, उधर से जो है वो रूस डिफेंस पे बिल्कुल बराबर, और मिनरल्स में ईरान जो है वो इस एशिया रीजन का बहुत बड़ा जो है वो हेजमनी कायम करने जा रहा है मिनरल्स में। तो हमें जो है वो जिस तरह हमारा गवादर का प्रोजेक्ट है, तो हमें जो है वो ईरान से जो है वो ईरान जो गैस पाइपलाइन हमें दे रहा था या ऑयल की जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहा था जिसको अमेरिका ने जो है वो क्लोज़ कर दिया था, वो इसी वजह से कि हमारे तीनों रिसोर्सेज वहाँ पर पड़े हैं। अगर अमेरिका नाराज़ होता है या हम उसकी बात नहीं मानते तो हमारे सारे अंडे एक जगह गिर जाते हैं। हाँ, अगर हम रूस की बात नहीं मानते तो रूस हमें डिफेंस भी टेक्नोलॉजी नहीं देगा, लेकिन चाइना हमें इकॉनमी तो देगा। तो ये बात है कि हमें जो है वो इससे निकलने के लिए इन 2 और 3 ममालिक की जो है वो अम्ब्रेला के नीचे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।